ऑडियो स्टॉप। अच्छा जी, पहले मुझे ये बताएं कि चैप्टर 1 जो था उसकी रीडिंग अच्छे से की थी सबने। जी 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 सर। ठीक है, ये स्टार्टिंग से ही मैं बता रहा हूँ कि अपने आप के साथ जो है ना, अपने आप को डराना नहीं है। रीडिंग जो है ना बड़े अच्छे से करनी है। ठीक है, सही समझ जी के, ताकि आपको समझ आए कि मैं पढ़ क्या रहा हूँ। ये जो पढ़ना है, ये रीडिंग आपको कहाँ पे हेल्प करेगी? ठीक है, ये रीडिंग आपको हेल्प करेगी क्वेश्चन जब एसीसीए के आप पढ़ रहे होंगे ना। ठीक है, तो समझ नहीं ना आ रही होती है आपको, ये वहां पे अंडरस्टैंडिंग पे ग्रिप बनवाएगी आपकी ये रीडिंग। ठीक है, तो ये नहीं कि आपने इस अंदाज से पढ़ना है कि मैंने कहा हुआ है जस्ट, तो आपने मेरी बात पूरी करनी है। हाँ जी, सर ने कहा था रीडिंग करनी है और रीडिंग कर ली, हो गया चैप्टर क्लियर। रीडिंग से मुराद आपने अंडरस्टैंडिंग लेनी है, लाइंस को समझना है। जैसे इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेशन नहीं होती, ठीक है, तो वैसे आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है, कि ये लाइन क्या मीनिंग दे रही है। फिर जो वर्ड उस लाइन में आपके जहन से आउट हो रहा हो, तो आप उसको सर्च किया करें। अब सर्च करने के भी बड़े तरीके होते हैं। ठीक है, आज आप सर्च करेंगे ना, फिर 2-3 सालों बाद एक्सपर्ट बन जाएंगे, आपको पता लगेगा सर्च कैसे करते हैं। ठीक है, सर्च करना भी एक टेक्निक होती है। ठीक है, तो ये है कि आपको जो वर्ड मिल रहा है ना, आप वर्ड का सिंपली आप ऊपर लिखते हो कि मीनिंग, मीनिंग। ठीक है, वो वर्ड लिखते हो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एनालाइज। ठीक है, एनालाइज वर्ड लिखा हुआ है, या पर्सनल लेजर्स। ठीक है, या सिर्फ लेजर, जर्नल एंट्री। ठीक है, ये तो चलो स्पेसिफिक अकाउंटिंग वर्ड हो जाते हैं। बाज औकात वो वर्ड होते हैं जो यानी कई सेंस में मीनिंग अपना दे रहा होता है। ठीक है, तो वो वर्ड आप जब यहाँ पे रखते हो, तो आपके आगे मीनिंग कोई और आता है, तो वो मीनिंग इस लाइन पे सूट नहीं कर रहा होता है। तो आपने सिंपली क्या करना होता है? ठीक है, एनालाइज का अगर वर्ड है, व्हाट इज मीन्ड बाय एनालिसिस इन अकाउंटिंग। ठीक है, कि अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में एनालिसिस का क्या मतलब है। ठीक है, बिजनेस टर्मिनोलॉजी में एनालिसिस का क्या मतलब है। समझ आई? इस तरीके से आप जब ये सर्च करने की टेक्निक बहुत ज्यादा आगे लाइफ में बहुत काम आएगी। प्रैक्टिकल वर्क में जब आप इंटर होगे ना, जब आप यानी फर्म्स में भी किसी फर्म को ज्वाइन करोगे, कंपनी को, तो वहां पे भी आपको सर्च करने पड़ते हैं। ठीक है, हर काम आपको नहीं याद होता है, फिर आपको सर्च करना पड़ती है, आर्टिकल्स पढ़ना पड़ते हैं उस पे कि ये टास्क कैसे होता है। जब थोड़े थोड़े आगे जाते हैं, तो आपको बहुत कुछ रीडिंग उस वक्त भी करनी पड़ती है, बहुत सर्च उस वक्त भी करना पड़ती है। तो रीडिंग आपकी बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, आप आइल्स का कोई भी इंग्लिश टेस्ट देते हैं ना, तो उसमें रीडिंग, रीडिंग पावर, रीडिंग टेस्ट सबसे मुश्किल होता है। ठीक है, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग ये कुछ भी नहीं होते हैं। रीडिंग सबसे मुश्किल टेस्ट होता है। ठीक है, अब रीडिंग ये नहीं होता ये रीड करना और खत्म। रीड करके उसको समझना कि इसमें है क्या। ठीक है, और इसमें से मुझे कोई पूछे तो क्या मैं उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ये आपके पास यानी ग्रिप होनी चाहिए। ठीक है, और रीडिंग ये आपके नेक्स्ट पेपर्स में, पता है क्या टफ होता है? जब आप स्किल लेवल का तो फिर यानी समझ ले वो हिसाब नहीं होता। हाँ, ऑडिट के जो 1-2 पेपर होते हैं स्किल लेवल में, उसमें जो है थोड़ा बहुत मसला बन जाता है, लेकिन पी लेवल के पेपर में फिर एक चीज आ जाती है, रीडिंग। भाई साहब, आपकी रीडिंग पावर नहीं है ना, तो आप पी लेवल के पेपर ही नहीं कर सकते। रीडिंग पावर से मुराद इस चार 8-8 पेजेस का। ठीक है, एसबीएल का जो पेपर होता है ना, 8 पेजेस का सिर्फ क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन। क्वेश्चन सिर्फ 8 पेजेस का होता है, केस स्टडी होती है बहुत बड़ी। ठीक है, तो वो रीडिंग पावर, अब देखो केस स्टडी में बाद मुश्किल वर्ड्स भी आते होंगे, आते हैं बल्कि। ठीक है, तो वो जब आपको वर्ड समझ में नहीं आएंगे भाई साहब, यहाँ पे जो है ना,
क्वेश्चन को समझना पहले बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फिर आंसर दे सकता है। अब 8 पेजेस का क्वेश्चन है भाई, उस क्वेश्चन को भी आप समझ नहीं पा रहे, आंसर हाक देंगे। ठीक है, पी लेवल में पहले क्वेश्चन को समझना, फिर तो क्वेश्चन कैसे समझ चलेगा अगर रीडिंग पावर स्ट्रोंग हुई। रीडिंग पावर कैसे स्ट्रोंग होगी? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितना ज्यादा आप रीड करते जाएंगे और उसको अंडरस्टैंड भी करते जाएंगे, ये नहीं पढ़ लिया पढ़ लिया पढ़ लिया, वो बात नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात? ये समझ लें, जीरो से लेकर आपको पी लेवल तक ले जाने का मतलब क्या है कि मैं आपको ये यानी आपके जहन में बावर करवाना चाहता हूं कि रीडिंग की कितनी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, सिर्फ मैं आपको सिर्फ इसलिए कहता हूँ ना, देखें अगर आपको पास करवाना हो ना, मैं गारंटी से कह सकता हूँ आप तीनों ये पास, यानी बुक आराम से, ऐसे ही मैं सिर्फ आपको कहूँ ना किट्स करो। ठीक है, मैं ये नहीं अपनी छोटी से अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के कह रहा हूँ, आप तीनों से मैं, ठीक है, किट करवाऊँ ना, सिर्फ किट्स, दोनों किट्स, FA1 और सॉरी FA2 की दोनों किट्स करवाऊँ, तो उन्हीं पे मैं जबरदस्त प्रैक्टिस करवाऊँ, तो आप 70-80 सिर्फ उसी में भी जा सकते हैं। ठीक है, आप पास हो जाएंगे, मुझे क्या है। ठीक है, मुझे भी आप यानी अपनी फी दे देंगे, बस दैट्स इट, काम खत्म। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, आप आगे के लिए प्रिपेयर हूँ। ठीक है, आप एक लाइफ के लिए प्रिपेयर हूँ, आपके पास ऐसी स्किल्स हो ना कि आप जो है लाइफ में दूसरों से compete कर सकें, सिर्फ ये बुक बुक के नॉलेज तक आप ना हो। ठीक है, ये रीडिंग यानी बहुत पावरफुल थिंग है इस वर्ल्ड में। रीडिंग आपके नॉलेज को बहुत ब्रॉड करती है। मैं कहता हूँ जिन लोगों में रीडिंग हैबिट होती है ना, वो यार, नॉलेज इज पावर, तो ये रियलिटी है भाई। आपके पास नॉलेज है ना, आप ग्रुप में बैठे हुए हैं, आपको अगर वो बात पता है, आप वो लोगों से बयान कर लेते हो, शेयर कर लेते हो। आप क्लास में बैठे हो ना, जो मर्जी लेवल हो, ठीक है, तो आपसे कोई पूछता है ना, तो आप बता देते हो, पूरे ग्रुप में आपकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। तो क्या चीज़ है? सिर्फ नॉलेज ही है। नॉलेज से आपको जो है ना, जमीन से आसमान तक जा सकते हैं। तो वो नॉलेज कैसे आएगा? सबसे बेस्ट सोर्स जो है नॉलेज का, वो रीडिंग है। रीडिंग से सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि कोई बता रहा होता है, यूट्यूब पे कोई बता रहा है, या फिर कहीं और से आप सुन रहे हैं, तो वो गलत भी बता सकता है। कोई भी 100% परफेक्ट नहीं होता है। लेकिन रीडिंग जो होती है, जो बुक्स पब्लिश होती हैं ना, उनमें बहुत छानबीन होती है, उनमें मिस्टेक्स, वो बड़े मराहल से गुजर के वो बुक्स के लिए पास हुई होती है। ठीक है, तो बुक अथेंटिक होती है। तो वो नॉलेज जब आप रीडिंग, वो सेल्फ नॉलेज होगा, सेल्फ डेवलपमेंट होगी, वो आप खुद यानी उस बुक से पढ़ के अपने अंदर ले रहे होंगे, तो वो सबसे बेस्ट वे होता है। ठीक है, ये यानी मैं सिर्फ किस लिए आपको कह रहा हूँ, इतनी बातें बताने का क्या मकसद, के रीडिंग की पावर बता रहा हूँ। ठीक है, तो होल चैप्टर से ही यानी लाइफ के लिए प्रिपेयर करें अपने आप को, बड़ा बड़ा सोचें आप अभी से ही। ठीक है, कि मैंने आगे क्या करना है। रीडिंग होगी, मैं ऐसे ये कुछ भी पढ़ोगे ना आप, तो आपको समझ चल जाएगी, कुछ भी, किसी भी फील्ड का कोई भी चीज आप पढ़ोगे, आपको समझ चलने लगेगी। रीडिंग में इतनी पावर होती है। ठीक है, ये रीडिंग एक स्किल है। ठीक है, जैसे ये कम्युनिकेशन में एक स्किल है, ये समझ लें। आपके जब आयल्स होता है, 4 स्किल्स आपकी चेक की जाती है: रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग। ठीक है, तो रीडिंग भी बहुत बड़ी पावरफुल स्किल है। ठीक है, चलें चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। तो लेजर्स, ठीक है, ये सब कुछ आपने इन्हीं पीछे प्रीवियसली सब पढ़ा हुआ है। ठीक है, लेजर्स, पर्पस ऑफ बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, परचेज ए बुक, एनालाइज चेक पेमेंट्स बुक, एनालाइज चेक कैश रिसीव्ड बुक। ठीक है, ये वही कैश बुक की है जिसकी 2 साइडें आपने पढ़ी थी, पेमेंट साइड और रिसीव्ड साइड। ठीक है, तो ये हम दोबारा से रिवाइज भी करते हैं। ये सब कुछ यानी आपने प्रीवियसली सब कुछ पढ़ा हुआ है, इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है। लेजर्स, अच्छा मुझे कोई बताए लेजर को डिफाइन करे कि क्या कुछ होता है किसी भी लैंग्वेज में। आप सब किधर गए हैं? मालेन का भी माइक जो है ना, म्यूट पे लगा है, अनम्यूट करें। मालेन, वेयर आर यू?
हाँ जी, कोई और बता दे आंसर यार, पूछ रहा हूँ लेजर यानी क्या मुराद है लेजर से? लेजर में आप क्या कुछ करते हो, कोई फंक्शनैलिटी कुछ बता दो। लेजर के अंदर हम ऑल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। प्राइम एंट्री, ऑल ट्रांजैक्शंस, ठीक है। हसीब आप भी ऐड करो कुछ। बुक ऑफ प्राइम एंट्री से जो ट्रांजैक्शन हुई होती है वो उठा के हम लेजर में डालते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, लेकिन कौन सी वाली ट्रांजैक्शंस? जो एसिड टोटल है सर वो कंट्रोल, कैपिटल। हाँ, हसीब आप बताओ जरा। सर जो टोटल है वो कंट्रोल अकाउंट में वो तो आप हम आगे की डालेंगे। बात बता रहे हो ना, सिंपली मैं लेजर पूछ रहा हूँ, वो तो आगे से पर्सनल लेजर, ठीक है, और जनरल लेजर आ जाता है, वो तो उधर बात हो गई जी कंट्रोल अकाउंट वाली। ठीक है, जी सिंपली जो स्टेप बता रहे हो उसी स्टेप में एक और चीज है जो इसको मेन चीज यानी डिफाइन करती है लेजर को। एक आपने बहुत अच्छी बात दोनों ने बताई है कि बुक ऑफ प्राइम एंट्री से जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो रिकॉर्ड करते हैं लेजर्स में, ठीक है, ये बेहतरीन है। तो और क्या मेन चीज है? मेन चीज एक और है जो की वर्ड है इसकी डेफिनेशन में, ठीक है, वो क्या है? सेम टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस, ठीक है, जी सेम टाइप ऑफ जी ट्रांजैक्शंस सर। जो रिलेट कर रही होती हैं, ठीक है। क्या? कलेक्शन ऑफ लेजर अकाउंट्स इन ईच ऑफ विच ट्रांजैक्शन ऑफ द सेम टाइप, ठीक है। जैसे एसेट से रिलेट कर रही है ना, कार से रिलेट कर रही हैं तो वो कार वाले लेजर में डालोगे, ठीक है। कैश से रिलेट कर रही हैं तो वो जी सारी की सारी कैश वाले लेजर में डालोगे, ठीक है। सेम पर्सन और रिकॉर्डेड, ठीक है, सेम पर्सन है, हसीब का अकाउंट में लेजर अकाउंट बनाया है तो हसीब के रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन इधर डालूंगा, ठीक है। अब क्या कहते हैं, जेन मेरा कस्टमर है तो जेन के रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन इधर डालूंगा। फिर आगे नेक्स्ट स्टेप आता है वो जनरल लेजर वाला, ठीक है, जो कंट्रोल अकाउंट्स बनते हैं, ठीक है। मैं अब इनको सेल की हुई है तो सेल्स लेजर भी इसको बोल सकता हूँ, या फिर रिसीवेबल लेजर, ठीक है, अकाउंट रिसीव कंट्रोल, कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। जी क्लियर है ये? तो ये जी सर। ऐसे आपको एक्सप्लेन बिल्कुल प्रॉपरली करना आना चाहिए, क्योंकि आपको अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स हैं और लेजर, ये डे बुक्स, ठीक है, ये आपको मेन बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपको फिंगर टिप पे हो, ठीक है। ये बता रहे हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ जो अकाउंटिंग सिस्टम्स की ट्रांजैक्शंस वगैरह होती हैं वो हमने रिकॉर्ड करना होती है लेजर्स में, आउट टू एंड आउट बाय थर्ड पार्टीज, ठीक है। हमने लेने हैं या देने हैं पैसे एक दूसरे से तो वो वाले रिकॉर्ड करने हैं। फिर एसेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंसेस फिगर्स फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो ये चीज़ें भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए जो होती हैं हम लेजर में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। जी सर। तो जनरल लेजर को देखो, होल्ड्स ऑल द लेजर अकाउंट्स, ठीक है, दैट आर यूज टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये समझ लें कंट्रोल अकाउंट वाली बात आ गई। तो पर्सनल लेजर्स जो सिंगल वाले होते हैं, इंडिविजुअल अकाउंट्स, ठीक है। अब देखो तो ये हमने पढ़े थे इंडिविजुअल कस्टमर और इंडिविजुअल सप्लायर के लेजर, तो उनको जब जी हम कैटेगराइज करते हैं, ठीक है, तो उनमें कम्बिनेशन ऑफ अदर थिंग्स भी आ जाती हैं। जैसे ये देखो तो रिसीव पेएबल लेजर या पेएबल लेजर कंट्रोल अकाउंट या परचेज लेजर, ठीक है, आपने कंट्रोल अकाउंट में पड़ा हुआ था ये सब कुछ, ठीक है। रिसीवेबल लेजर या सेल्स लेजर उसको बोलते हैं, या रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट, क्लियर है? ठीक है, वही जी कुछ लिखा हुआ है। तो ये जो होते हैं आपको पता है इंडिविजुअल लेजर डबल एंट्री का हिस्सा नहीं होते हैं। ये जनरल लेजर जो होता है ग्रुप ऑफ जो लेजर्स अपने अंदर रखता है टोटल अमाउंट्स, वो डबल एंट्री का पार्ट होते हैं। क्योंकि हम इंडिविजुअल इंडिविजुअल करने लगे हैं भाई, इतनी एंट्रीज बन जाए ना कि हम सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है, हम मैनेज ही नहीं कर सकते, वो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, स्मॉल स्मॉल। तो हम अगर टैग कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो उसके बारे में फिर वो टोटल करके एरर जो होते हैं इंडिविजुअल डे बुक्स और कंट्रोल अकाउंट्स में देखते हैं, तो फिर हम रियलिटी तक पहुंचते हैं किधर किधर एरर है और कैसे कैसे फाइंड, तीनों का रिकॉर्ड मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है, नहीं कर रहा है तो कहीं पे डिफरेंस आ रहा है, या तो हमने अमाउंट गलत लिखी है, या फिर हमने यानी ट्रांसफर करते हुए मिस्टेक की है एक दूसरे में, अमाउंट्स फिगर्स वगैरह, ठीक है। तो उसकी वजह से मिस्टेक्स हो सकती है, वो हम देखते हैं, कंपेयर करते हैं। तो फिर जो ठीक अमाउंट हमें लगती है रिकॉन्सिलिएशन करते हैं, यानी जो कंट्रोल अकाउंट रिकॉन्सिलिएशन होती है, फिर हम वो अमाउंट उठा के
जो है असल लेजर में रखते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस बनता है और फिर वहां से अमाउंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जाती हैं। ठीक है, ठीक है। क्लियर जी है? सर। ये रीड करेंगे, ये सब कुछ आपने पहले बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ, सेम वही है, अब सिर्फ आपने रिवीजन कर रहे हैं। पर्पस ऑफ बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, ठीक है, बुक्स ऑफ प्राइम, प्राइम एंट्री से क्या मुराद होता है, कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है? हाँ जी, प्राइम एंट्री से क्या मुराद होता है? खामोश हो जाते जो हैं, ताले लग सबसे जाते हैं। हाँ जी प्राइम बताएं। एंट्री जो सबसे पहली एंट्री होती है। हाँ जबरदस्त, ठीक है, बोला करें यार, कुछ भी बोला करें, इनिशियल एंट्री, ठीक है। जैसे आप यार जी सर। देखो तो स्कूल भी होते हैं, प्राइमरी स्कूल, मिडिल लेवल स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, हायर स्कूल, ठीक है। तो ये वो इससे जी सेम है कि प्राइम एंट्री सबसे पहला स्टेप जो होता है, वो वाली उधर जी बुक्स में उधर लिखते हैं। तो ये आपने पढ़ी हुई है सेल डे बुक में, क्रेडिट सेल्स होती हैं। जैन आप बताओ जरा, परचेज डे बुक में क्या चीज रिकॉर्ड होती है? परचेज डे जैन, बुक के अंदर। हाँ जी, यस सर। परचेज डे बुक में क्या चीज रिकॉर्ड होती है? क्रेडिट। यार ये क्या कर रहे हो, ये तो देखना नसीब और मालैन तो यूं बताएंगे। मालैन बताओ, परचेज डे बुक में क्या चीज रिकॉर्ड होती है? क्रेडिट परचेजेस। कैश बुक में क्या चीज रिकॉर्ड होती है? कैश कैश पर। परचेज। ठीक है, सारी ट्रांजैक्शन कैश के रिलेटेड, कैश परचेज, कैश सेल्स, जो भी होना वो कैश के रिलेटेड वहां पे रिकॉर्ड होती हैं। ठीक है, ये आप जी जहन सर। में रख लो, क्या नाम है, ठीक है। सेल्स डे बुक या परचेज डे बुक, नाम आ जाए सेल साथ या परचेज साथ, तो हमेशा क्रेडिट आपने सोचना है कि क्रेडिट। क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शन जेन हमेशा सेल डे बुक या परचेज डे बुक में होंगी, और नाम से रिलेट करके। सेल है तो क्रेडिट सेल की ट्रांजैक्शन, परचेज है तो क्रेडिट परचेज की ट्रांजैक्शन। क्यों? क्योंकि कैश के रिलेटेड अगर कैश परचेज हुई या कैश सेल हुई तो वो कैश बुक में रिकॉर्ड होनी है। ठीक है, ठीक है। अब कैश के दो वो बने यस। हुए हैं। अब आपने जैन ने मुझे बताना है कि मुझे बताओ, कैश सेल इन दोनों में से किस में रिकॉर्ड रिकॉर्ड होगी? कैश सेल, कैश सेल किस में रिकॉर्ड होगी, कैश रिसीव बुक में या कैश पेमेंट बुक में? हाँ जी जैन, जल्दी। कैश सेल्स ऑल कैश रसीव बुक में। जबरदस्त, क्योंकि कैश जब आप यानी सेल करते हो तो आपको कैश मिलती है, यानी कैश रिसीव कर रहे होते हो। ठीक है, ग्रेट, गुड। ठीक है, तो कैश पेमेंट यानी परचेज से रिलेट करती है। तो पैटी कैश बुक में पैटी कैश के रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन। जैन बहुत वीक कॉन्सेप्ट्स हैं आपके, ये बुक तो आपको फिंगर टिप्स में होनी चाहिए। जर्नल, अब मुझे जैन बताएगा पहले कि जर्नल, जर्नल में क्या क्या चीजें रिकॉर्ड होती हैं? जर्नल के अंदर ऑल नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड। ग्रेट स्टीव, पहला स्टेप हो गया नॉन रूटीन ट्रांजैक्शंस। ठीक है, अब मुझे बताओ स्पेसिफिकली कौन कौन सी, जैसे कि और क्या क्या चीज नॉन रूटीन के अलावा भी, और इर हाँ इरेगुलर। जबरदस्त। हाँ आप कोई नाम लेके बताओ। मालियन एंड हसीब आप भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो, बताओ। जो करेक्शन ऑफ एरर्स है वो भी जर्नल में होता है। ग्रेट ग्रेट, करेक्शन ऑफ एरर, कोई गलती हो गई आपको, आप उसको पूरी की पूरी एंट्री खत्म करने की बजाय जर्नल में एडजस्ट करोगे। ठीक है, एडजस्टमेंट सारी की सारी, करेक्शन ऑफ एरर्स, कोई न्यू एंट्री है उसको एडजस्ट करना है, वो भी जर्नल में होगी, यानी नॉन रूटीन एक्टिविटी। ठीक है, कौन सी हो सकती है नॉन रूटीन एक्टिविटीज के नाम बताएं मुझे जरा। इरिकवरेबल डेब्ट। ग्रेट ग्रेट, ठीक है, ये रोजमर्रा की नहीं होती हैं। और नॉन करंट एसेट्स की परचेज। जबरदस्त, नॉन करंट एसेट्स की सेल एंड परचेज, ये भी डेली बेसिस पे ट्रांजैक्शन नहीं होती है, साल में एक बार या 3-4 साल बाद हम एक ट्रांजैक्शन करते हैं। ठीक है, एक बार कंप्यूटर सिस्टम ले लिया तो 2 साल बाद हम चेंज करेंगे, उसी साल बहुत ही कम चांस होते हैं चेंज करने के। ठीक है, उसी साल हम उसमें रिपेयर वगैरह करवा सकते हैं। ठीक है, तो रिपेयर एंड जी सर। मेंटेनेंस वो नॉर्मल ट्रांजैक्शन में ही आता है, लेकिन उसको नॉन करंट एसेट को चेंज करना ये भी एक। और कौन सी आ सकती है? ठीक है, और जो आप न्यू अभी पढ़ेंगे, प्री पेमेंट्स, एक्रूल्स। ठीक है, ये दो टॉपिक आप न्यू पढ़ेंगे।
यानी एडवांस में कोई पेमेंट होगी या किसी पेमेंट में डिले हो जाती है तो वो भी यहाँ पे रिकॉर्ड होती है। ठीक है, तो चलें आपने जी जर्नल भी बता दिया। ठीक है जैन। सर। हाँ जी, करेक्शन ऑफ एरर, चलो वो नीचे हम पढ़ लेंगे, जर्नल अब लास्ट में डिटेल में आएगा तो पढ़ेंगे। परचेज डे बुक, ठीक है, परचेज डे बुक यूज टू रिकॉर्ड ऑल इनवाइसेस फॉर परचेजेस मेड ऑन क्रेडिट। ठीक है, क्रेडिट पे जो भी परचेजेस हुई तो वो परचेज डे बुक। ठीक है, क्रेडिट नोट फॉर परचेजेस मेड ऑन क्रेडिट अनलेस अ सेपरेट परचेज रिटर्न डे बुक। ठीक है, तो ये है, ये अब देख लें इन्होंने मेंशन किया हुआ है, आपको पता है पीछे आपने पढ़ी थी परचेज रिटर्न डे बुक, जी याद सर। है कि कोई नहीं? उसमें क्या रिकॉर्ड जी होता था? सर। यही परचेज रिटर्न्स। क्रेडिट। ठीक है, जी परचेज जी रिटर्न्स का प्रोसेस आपको पता है क्रेडिट नोट्स के साथ स्टार्ट होता है। ठीक है, जी तो यहाँ पे सिर्फ यही जी मेंशन किया हुआ है, ये लाइन पीछे भी मेंशन थी, FA1 में भी बिल्कुल सेम यही थी। ठीक है, कि हमारे पास अगर हम बिजनेस में परचेज रिटर्न डे बुक नहीं रखते तो परचेज रिटर्न भी परचेज डे बुक में ही रिकॉर्ड होती हैं। समझ आई? जी अगर हमारे पास एक जी सर। सेपरेट परचेज रिटर्न डे बुक नहीं है तो परचेज रिटर्न भी परचेज डे बुक में रिकॉर्ड होती हैं। क्रेडिट नोट का आपको पता है, इनवाइस का भी आपको पता है। ठीक है, produced by the seller and sent to the purchaser recording all details of the sale। ठीक है, what things you have taken and all the details of the relevant activity are mentioned on the invoice। for example, ठीक है, क्या क्या होता है, क्वालिटी, क्वांटिटी, फिर जो है प्राइस उसमें मेंशन होती है, कोई डिस्काउंट है और डेट भी मेंशन होती है। ठीक है, ये सब चीजें उधर मेंशन होती हैं। क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट पता है ना कब ये जनरेट होता है? व्हेन, ठीक है, परचेजर रिटर्न सम बुक्स, return some things to the seller, then credit note is generated in which the amount is adjusted regarding that invoice or transaction। ठीक है, उसके रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन की इनवाइस होती है वो क्रेडिट नोट जो है रिकॉन्साइल करवाता है। ठीक है ना, क्रेडिट नोट का ज़हन पता है ना? यस सर। डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस बाय द सेलर, और कब ये नहीं किया जाता है? सेंड टू द परचेजर कैंसलिंग ऑल आर पार्ट ऑफ एन इनवाइस, और कब? व्हेन कस्टमर रिटर्न्स गुड्स टू द सप्लायर, और किस वजह से? बाद औकात फॉल्टी हैं या फाल्टी। इनअप्रोप्रिएट चीजें उसके पास आ गई, आपने ब्लू कलर मंगाया था तो ग्रीन कलर आ गया। ठीक है, तो आप उसको फिर वो रिटर्न कर देते हो। द प्राइस चार्ज वाज इनकोरेक्ट, ठीक है, प्राइस चार्ज भी बाद औकात इनकोरेक्ट हो जाता है। बताइए, उसने 50 की थी, दे रहा है वो 70 पाउंड की। द रॉन्ग क्वांटिटी और टाइप ऑफ गुड्स वर डिलीवर्ड। ठीक है, अब परचेज डे बुक कैसी होती है ये आप देख लें, नीचे एक्टिविटीज हैं वो आपने करनी है। डेट यहाँ पे, ठीक है, अब देखो जी आज क्या डेट है? 22 है, 22 जनवरी। इनवाइस नंबर क्या है? इनवाइस नंबर समझ लें 5 है जी। ठीक है, सप्लायर कौन है जी? सप्लायर मैं कहता हूँ जैन है जी। ठीक है, पेएबल लेजर रेफरेंस, पेएबल लेजर रेफरेंस है जी, मैं कस्टमर हूं अगर AQL3। ठीक है, ये आपने लेजर रेफरेंस दे दिया। टोटल कितनी अमाउंट है जी? 450। टैक्स कितना है जी इस पे? 50। मुझे बताएं, मैंने इन्वेंट्री परचेज किया है, समझ रहे? तो इन्वेंट्री परचेज किया मैंने, यहाँ पे कितनी अमाउंट आनी चाहिए? जल्दी बताएं, कौन बताएगा? हरी आप। 500 नहीं एनीवन एल्स? 400 एनीवन एल्स? नसीब आप बताओ कितनी आएगी इन्वेंट्री परचेजेस में? 400। जैन आप बताओ। 400 आएगा सर। हाँ ग्रेट, ठीक है, जबरदस्त, बस यही है और कुछ नहीं है। अब अगर रिपेयर की ट्रांजैक्शन है तो आपने दो अमाउंटें इधर लगा के एक रिपेयर में लगा देनी है, दो अमाउंटें इधर लगा के एक फिर इलेक्ट्रिसिटी का बिल है या जैसे भी। ठीक है, तो ये जी सर। परचेज डे, और ये आपको कभी भी बनाने के लिए नहीं आएगी। इसके कॉन्सेप्ट आपसे पूछे जा सकते हैं, कभी भी बनाने के लिए पूरे ACCA में नहीं आएगी, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट इसलिए ज़रूरी है कि बाद औकात आप जब ये AAA ऑडिट एंड एश्योरेंस ऑडिट का पेपर करते हो या FR का पेपर करते हो तो वहाँ पे आपसे जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना तो ये कॉन्सेप्ट्स वहाँ पे बहुत यूज़ होते हैं। तो आपके जहन में स्केच वगैरह सब होना चाहिए कि ये बुक कैसे बनती है, इसका क्या प्रोसेस होता है, इसमें गलती के इम्कान कहाँ से हो सकते हैं। तो ये आपको स्केच होगा ना जहन में तो बिल्कुल एक्यूरेटली आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वही डिटेल बताई हुई है
कि डेट वगैरह, ये इनवाइस नंबर क्या क्या होता है, ठीक है, रीड करना है आपने। तो परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड्स डे बुक ये भी हम कर चुके हैं, ये समझ लें एक ट्रांजैक्शन उसने दी हुई है। ये सारी आपने क्या कहते हैं वर्क करना है टास्क में। इसी तरीके से डे बुक बना के आपने कॉलम लिख के और ट्रांजैक्शन इसी तरीके से करनी है। इनवाइस 8, इनवाइस नंबर 8, इनवाइस के नीचे नंबर के 8 लिखो। एन हुडसन ये सप्लायर का नाम है, ठीक है, उधर लिखो, ठीक है। तो फिर ये रेफरेंस लेजर नंबर है वो लिखो PL हुड 3। फिर डेट है, डेट की जगह डेट लिखो। फॉर परचेजेज ऑफ इन्वेंट्री है तो इन्वेंट्री के कॉलम में परचेजेज लिखो। देखो तो टोटल है 4800, टैक्स है 800, इन्वेंट्री के कॉलम में क्या आएगा 4000, ठीक है, क्लियर है। जी सर। ये वाली एक्टिविटीज भी आपने करनी है। तो आगे देखो तो सेम बात है, परचेज डे बुक से हम कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, लेजर में, ठीक है। टोटल कॉलम शोज द टोटल वैल्यू ऑफ द इनवाइसेस, टोटल कॉलम ये वाला, ठीक है। अब टोटल, इसका टोटल यानी ऐसे करके देखें यार, बहुत से रिलेट करते हैं ये आपस में। अब जब आप कंट्रोल अकाउंट करते हैं, ये कौन सी बुक है, समझ लें परचेज डे बुक है तो पेएबल लेजर कंट्रोल अकाउंट। आप वो पढ़ते हैं ना, ओवर कास्टिंग अंडर कास्टिंग क्या होता है, यहाँ पे ये सेंस जो है ना यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं कि ये सेल डे बुक है गया, परचेज डे बुक है गया। अब ये टोटल कॉलम है, यहाँ का टोटल आप उठा के ना लेके जाते हो। ये समझ लें 450 मैंने लिखा है, यहाँ पे 50 लिखा है, यहाँ पे मैंने 100 लिखा है। अब इसका टोटल यानी कितना बनता है, ये टोटल कितना बनता है, कोई मुझे काउंट करवा के बता सकता है 600। कितना? 600। 600 आपने कहा, मैंने लिख दिया 700, मैंने लिख दिया 700। अब मैं यहां से इंडिविजुअल लेजर में भी ट्रांजैक्शन करूंगा और जनरल लेजर में भी ट्रांजैक्शन करूंगा, यानी पेएबल लेजर कंट्रोल अकाउंट में भी। आप अब देखना, मैं कहता हूं ये जैन था, जैन के साथ 450 की ट्रांजैक्शन हुई, मालेन सप्लायर थी, मालेन के साथ 50 की, और हसीब के साथ जो है ना 100 की ट्रांजैक्शन हुई। इंडिविजुअल लेजर में मैं कौन कौन सी अमाउंट लिखूंगा? 455, 50 और 100। जबरदस्त, 3 मेरे इंडिविजुअल लेजर बनेंगे, जैन का, मालेन का, हसीब का। जैन के मैंने 450 लिखना है, हसीब के में मैंने 50 लिखना है, 100 लिखना है, और मालेन के में मैंने 50 50। लिखना है, ठीक है। ये हो गए, ये लेजर बन गए, मेरे 3 लेजर बन गए। अब मैंने पेएबल लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाना है, तो वो मैं कौन सी अमाउंट डालूंगा? टोटल। आप 700 डालेंगे टोटल। 700 डालूंगा, ठीक है। अभी देखो टोटल पेएबल लेजर कंट्रोल अकाउंट ऑल सेम ट्रांजैक्शंस ऑफ द रिलेटेड अकाउंट्स, ठीक है। तो वो मैंने डाल दी 700। अब मैं कर रहा हूं रिकॉन्सिलिएशन, मेरे इंडिविजुअल लिस्ट ऑफ बैलेंसेस का आ रहा है 600, ये सर। ठीक है, और का जबकि मेरे पेएबल लेजर कंट्रोल अकाउंट में बैलेंस आ रहा है 700। मैं कहता हूँ ये यार ये कैसे पॉसिबल है। मैं रिकॉन्सिलिएशन से इस नतीजे पे पहुंचा, दोबारा डे बुक को रिकैलकुलेट किया तो 600 आता था। मैंने कहा यार 600 की बजाय 700 लिख दिया, तो ये क्या हो गया, ओवरकास्ट हो गया, और का ठीक है, यानी जमा में गलती कर दी, ओवरकास्ट एरर हो गया। तो ओवरकास्ट एरर किस में आता है, सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल अकाउंट में आता है, लिस्ट ऑफ बैलेंसेस में नहीं आता, नहीं। ठीक है। ये देखें यार, चीजें ऐसे रिलेट करती हैं, ये कॉन्सेप्ट इसलिए जरूरी है, इसलिए यानी आपको इनिशियल भी और एंड लेवल के कॉन्सेप्ट सब कुछ पता होना चाहिए। बेस आपकी स्ट्रोंग होगी तो फिर मसला नहीं होगा। डबल एंट्री यही कह रहा हूं, ठीक है। यहां से आपका कॉन्सेप्ट ठीक होगा तो आगे कंट्रोल अकाउंट या बैंक रिकॉन्सिलिएशन या कुछ भी किसी में भी मसला नहीं होगा। समझ आइए जैन, यस सर। ठीक है। ये स्केच माइंड में होने चाहिए आपके, जब भी कोई वर्डिंग लाइन आए तो वो स्केच आपके माइंड में ओपन हो जाए, इसलिए इनकी प्रैक्टिस जरूरी है, ठीक है। तो फिर देखो जी, यहाँ से हम डे बुक से परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं जी। और ये एंट्री आप सबको आती है, क्या एंट्री होती है जी, मुझे ये बताएं। परचेजेस करते हैं और सेल टैक्स के साथ, तो क्या एंट्री होगी, परचेजेस ऑन क्रेडिट विद सेल टैक्स। परचेजेस और डेबिट, का सेल टैक्स पेज, परचेजेस का डेबिट।
जबरदस्त, ठीक है। सेल टैक्स भी डेबिट, और और क्रेडिट क्या होगा? अकाउंट पेएबल क्रेडिट, पे ठीक है। फुल ग्रेट, फुल अमाउंट। ठीक है, फुल अमाउंट, ठीक है। यहाँ पे टोटल, यहाँ पे परचेजेस पे नेट अमाउंट, फिर सेल टैक्स और अकाउंट पेएबल पे टोटल, ठीक है। सेल टैक्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स एंड एक्सपेंसेस अकाउंट। एसेट से क्या मुराद है? परचेजेस करते हुए हम एसेट भी करते हैं और एक्सपेंसेस भी करते हैं। एसेट क्या? कोई नॉन करंट एसेट परचेज कर लिया, ठीक है। और जो हम सेलिंग के लिए, जो हम रीसेलिंग के लिए एसेट्स खरीदते हैं, वो हमारे एक्सपेंस होता है, वो कॉस्ट ऑफ सेल में जाता है, ठीक है। तो वो परचेजेस होता है। अब ये भी बड़े लंबे चक्कर हैं। कास्ट ऑफ सेल, ये जब आप मैनेजमेंट पढ़ेंगे ना, तो उस वक्त ये नहीं पढ़ेंगे। कास्ट ऑफ सेल का फार्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस एंडिंग इन्वेंट्री, ठीक है। तो परचेजेस कास्ट ऑफ सेल का आइटम होते हैं, तो परचेजेस एक्सपेंस होता है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता ये कवर होंगी चीजें आपको। तो ये क्रेडिट देखें, पेबल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो मंथ्स टोटल्स टू रेलिवेंट लायबिलिटी अकाउंट्स, ये एक्टिविटीज आपने मस्ट करनी है सारी, ठीक है। एनालाइज चेक पेमेंट्स डे बुक, एनालाइज यानी वो डिटेल, यानी कॉलम में ब्रेक डाउन करके उसको डिटेल में उस बुक का हर एक एक चीज के बारे में जानना। पेमेंट ऑफ क्रेडिट, परचेजेस, इनवाइसेस, ऑल अदर पेमेंट आउट ऑफ बिजनेस बैंक अकाउंट, ठीक है। क्रेडिट परचेजेस, जो भी आपने उधार पे चीज ली हुई थी उसके बारे में रिकॉर्ड, और दूसरा बिजनेस बैंक अकाउंट, अपने बिजनेस बैंक अकाउंट के अलावा आप जो भी पेमेंट करते हो ना, उसका भी रिकॉर्ड होना चाहिए। जैसे बाद औक़ात वेजेस जो है कैश बेसिस पे दी जाती हैं, ठीक है। आप निकल रहे होते हो तो आपको यानी कैश बेसिस पे वेजेस दी जाती हैं। अक्सर टीचरों को वो जो है ना लिफाफे में डाल के हमारी तरफ अक्सर दी जाती हैं, ठीक है। तो ये ड्राइंग जो मालिक निकालता है, बाद का तो वो गले से पैसे, टिल से पैसे निकाल रहा होता है, तो वो ड्राइंग्स कैश की सूरत में आ जाती है, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव्ड, ये भी समझ लें एक किस्म की आप सेल में से अमाउंट माइनस करवा रहे होते हो, लेकिन किस सेंस में? यानी बैंक, बिजनेस बैंक अकाउंट से तो नहीं ना माइनस हो रही होती, ठीक है। तो आप मुझे बताएं कि ये किधर है? चेक पेमेंट्स, चेक आप पे कर रहे हैं, यहाँ पे आप पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे ये बताएं पहले, डिस्काउंट रिसीव और डिस्काउंट अलाउ के बारे में बताएं। कोई भी एक्सप्लेन कर दे कि डिस्काउंट रिसीव और डिस्काउंट अलाउड से क्या मुराद है, किस कैटेगरी में आएंगे, किस एलिमेंट से ये रिलेट करते हैं, जल्दी। डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट होता है, डिस्काउंट अलाउड डेबिट होता है। ठीक है जी, ये आपने डायरेक्ट बता दिया, एक क्रेडिट और एक डेबिट। अब मुझे रीजन बताएं इसकी, क्यों और किस एलिमेंट से रिलेट करेंगे। सर जो डिस्काउंट अलाउड जैन होता ही है ना, बताएगा, पहले जैन बताएगा फिर बाकी। हाँ जी जैन, जैन कैन यू डिस्काउंट एक्सप्लेन? अलाउड क्या होता है? हाँ यस बताएगा। सर। डिस्काउंट रिसीव कस्टमर करता है, ठीक है, और डिस्काउंट अलाउड जो है वो सप्लायर करता है, जो शॉप वाला। ये तो आपने बता दिया ना। ये तो ठीक है, ये तो जनरल चीज है, ये तो कोई भी बता सकता है। चलिए, डेबिट क्रेडिट एक का आपका अकाउंटिंग का हिस्सा है। तो डिस्काउंट रिसीव और डिस्काउंट अलो, ये जो अभी बात बताई, ये तो एक नॉर्मल बंदा भी बता सकता है। अब मुझे बताएं ना, इनकी नेचर के बारे में बताएं, किन एलिमेंट से ये रिलेट करेंगे। डिस्काउंट रिसीव किस एलिमेंट की कैटेगरी में जाएगा, डिस्काउंट अलो किस एलिमेंट की कैटेगरी में जाएगा, और कैसे जाएगा। तो एग्जाम्पल भी दे के बता दें तो फिर तो बड़ा बेहतरीन हो जाएगा। मालेन और हसीब, अब आप ये नहीं बताए, कोई एग्जांपल अगर आपके जहन में है तो साथ मुझे बताएं अच्छे से, कि मुझे भी समझ आ जाए, जहन को भी, दूसरे बंदे को भी, तीसरे को भी समझ आ जाए। डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड के बारे में। दोनों बताएं सर ना, ये कोई एक तो बताएं पहले। हाँ सर जो डिस्काउंट अलाउड है वो सही, हम सप्लायर करता है ना कस्टमर को, सही हो गया, सप्लायर कस्टमर करता है कि अगर वो पेमेंट इतने दिनों के अंदर करेगा तो वो डिस्काउंट अलाउड करेगा। ठीक है। ये एक्सपेंस होगा सर। किसके लिए?
ये सप्लायर के लिए सर। ग्रेट, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से और जो एक्सप्लेन ये किया। जैन, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस होता है सप्लायर के लिए। क्यों? अब देखो, एक चीज आप 100 में बेच सकते हो, ठीक है, तो वो आप डिस्काउंट दे के 90 में बेच रहे हो, तो 10 क्या है? 10 आपका एक्सपेंस है, उस 10 को आप एक्सपेंस में लेके जाते हो, ठीक है। यार डिस्काउंट दे दिया, ये आपका उस पर खर्चा आ गया, ठीक है। अब मुझे डिस्काउंट रिसीव के बारे में बताओ। वो इनकम होती है सर जी। सर यही ग्रेट, तो वो 10 इनकम होती है, लेकिन इनकम आप किस तरीके से इनकम में लेके जाओगे? जब डिस्काउंट रिसीव होता है, उसे डिस्काउंट मिलता है, तो उसके पास पेमेंट आती है। पेमेंट जब आती है तो उससे इनकम होती है। पेमेंट किधर आती है यार? पेमेंट किधर आती है? सर जी, उसे एक कम अमाउंट जो बच जाती है ना, उसको इनकम हाँ, होती है ना जबरदस्त, उससे। ये चीज ठीक है। जो बच जाती है उसको क्या हम कहते हैं? फायदा। तो फायदा यानी प्रॉफिट की कैटेगरी में जाता है, उसको 10 रुपए सेव हो रहे होते हैं, तो वो 10 रुपए इनकम की सूरत में, ठीक है, यानी वो एक्सपेंस सेव कर रहा है। इनकम आपकी कैसे बढ़ती है, सॉरी, प्रॉफिट आपका कैसे बढ़ता है? दो चीजों से बढ़ता है, या तो रेवेन्यू ज्यादा हो, और दूसरी चीज एक्सपेंस कम हो, ठीक है। प्रैक्टिकली भी आप देख सकते हो, 100 का रेवेन्यू है, एक्सपेंस है आपका 90 का, 10 का प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब दो चीजें, या तो ऐसे कर लो, 110 रेवेन्यू कर दो, चीज की प्राइस बढ़ा दो, और कास्ट उतनी रखो तो 20 आ जाता है, ठीक है। या फिर 100 ही है सेलिंग प्राइस, तो कास्ट कम कर दो, कास्ट हमें 85 का मिल रहा है, तो तब भी प्रॉफिट बढ़ रहा है। समझ आई? तो इन दोनों केसेस में देखो, यहाँ पे हमने यस। 5 का डिस्काउंट लिया तो प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो वो डिस्काउंट रिसीव जो हमने किया क्रेडिट नेचर की ट्रांजैक्शन में जाएगा, ठीक है, इनकम की सूरत में। क्लियर है? जी सर। हाँ जी। तो ये नोट्स ऑन कंप्लीटिंग, ये वही डिटेल ही लिखी हुई है, डेट, पेई, ठीक है, किसको पे कर रहे हैं, उसका नाम, चेक नंबर, फिर ये टोटल अमाउंट, पेबल लेजर्स, ठीक है। तो ये सेल टैक्स का लेजर, पेबल लेजर, रेफरेंस नंबर, नंबर कौन सा है, सेम ऊपर वाले के तरीके से ही, ठीक है। ये आपने एक ट्रांजैक्शन कर दी। दूसरे इंश्योरेंस की आपने करनी है तो इंश्योरेंस की कैटेगरी में, वेजेस में करनी है तो वेजेस की कैटेगरी में, टोटल और सेल टैक्स, ठीक है। इसी तरीके से पैटी कैश, अगर सेल टैक्स है उस पर तो सेल टैक्स वाले में और टोटल में, ठीक है। तो ये एक्टिविटीज़ भी नीचे हैं, वो आपने करनी है। अच्छा, मीटिंग को आप दोबारा रीज्वाइन कर लीजिएगा, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है।